स्टूडेंट, आज कल मैंने जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा उसमें मैंने आपको बताया था प्रायोरिटी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रायोरिटी नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले रखा है। यहाँ पे जो प्रायोरिटी दी हुई है ज़रा ध्यान से देखिए। प्रायोरिटी में देखिए 5 4 3 1 ये प्रायोरिटी दिया है। 1 के आगे मैंने H लगा रखा है। H मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी है, L मतलब लोएस्ट है। ठीक है, तो ये P1 P2 4 प्रोसेस मैंने ले रखे हैं। अराइवल टाइम भी 0 1 3 3 ये अराइवल टाइम भी मैंने यहाँ पे ले रखा है। इसका बस टाइम दिया हुआ है 6 2 1 2 यानी एग्जीक्यूशन टाइम भी बोलते हैं इसको। कंप्लीशन टाइम आपको कैलकुलेट करना है बिल्कुल प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह। TAT यानी कि टर्न अराउंड टाइम भी आपको कैलकुलेट करना है और वेटिंग टाइम भी आपको यहाँ पे निकालना है और रिस्पॉन्स टाइम भी देखो दिया हुआ है। तो हम सारा कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि जो यहाँ पर हमारा जो प्रायोरिटी टाइम प्रायोरिटी दी हुई है, प्रोसेस नंबर दिया हुआ है, तो गैंट चार्ट के आधार पर ही समझेंगे कैसे इसको कैलकुलेट करना है। इसका हम एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। तो देखिए अगर गौर से तो P1 प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है स्टार्टिंग में ही जो रेडी क्यू में ऑलरेडी है, पहले से ऑलरेडी रेडी क्यू में पड़ा हुआ है। तो CPU ऑब्वियसली 1 सेकेंड तक तो इसको एग्जीक्यूट करेगा ही, क्योंकि P2 आपका 1 सेकेंड में आने वाला है। तो P1 0 से 1 सेकेंड तक चला, यानी कि अब इसका जो बस टाइम है बेसिकली इसको हम ब्रेक थ्रू करेंगे यहाँ से और इसको देखते हैं। अब ये बचा जाके आपके पास 5, ठीक है, ये 5 बचा। इसके बाद आप जरा देखिए कि P1 जैसे हुआ तो 1 सेकेंड में, यानी कि आपका फिर हमको ये चेक करना है कि देखिए सारे प्रोसेस तब P1 तो देखिए 1 सेकेंड तक चला ही आपका। फिर इसके बाद हम ये देखें इन प्रोसेस में अगर गौर से देखें तो P2 का जो प्रायोरिटी दी है 4 दी हुई है, जो कि P1 की प्रायोरिटी से ज़्यादा है, जो P1 की प्रायोरिटी से ज़्यादा है। तो अब हमको ये देखना है, मोस्टली हमको यहाँ पे ये समझने की आवश्यकता है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ इस पूरे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में थोड़ा सा नॉन प्रीएम्प्टिव में कि जो गैंट चार्ट रिप्रेजेंटेशन है इसके तहत हम एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या है कि शेड्यूलिंग इन दिस केस इज डन ऑन द बेसिस एंड द प्रायोरिटी वैल्यू इज असाइंड टू various processes. Generally, a process having a high priority value is to be given a lower priority while scheduling and vice versa. कैसे शेड्यूल करेंगे इसको? तो higher priority process can preempt the lower priority process. देखिए जो हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस है वो लोअर प्रायोरिटी की प्रोसेस को कहीं ना कहीं प्रीएम्प्ट करेगा। ठीक है, ये प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस तो हालांकि इसमें यहाँ पर तो P1 लगा हुआ है आपका, पर सेकंड जो वैल्यू यहाँ पर ही आ गई कि आपका जो हायर प्रायोरिटी प्रोसेस है कैन प्रीएम्प्ट। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जो सामने दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो P1 देखिए आपका एक तरह से आ गया। अब क्या रहता है कि मान लीजिए यहाँ पर हम ये देखते चलते हैं कि अगर हमारे पास प्रायोरिटी बेस पे हम देखें कि प्रीएम्पशन का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, यानी कि नॉन प्रीएम्प्टिव है, तो अराइवल टाइम को हम कंसीडर क्यों करें? तो यहाँ पे हम अराइवल टाइम को कंसीडर नहीं करेंगे, हम देखेंगे बस टाइम के आधार पे देखेंगे। तो सपोज करो ये चारों प्रोसेस हैं थोड़ी देर के लिए, तो अब जैसे P1 प्रोसेस आपका आ गया और 1 सेकेंड में आपका दूसरा प्रोसेस भी मान लीजिए आ गया किसी कारणवश,
तो अब यहाँ पर क्या है कि एक बार अगर P1 आपका लग गया थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर ये सोचना है कि P1 अगर एक बार आपका लग गया, अगर P1 प्रोसेस एक बार आपका यहाँ पे लग गया तो इसको हम प्रीएम्प्ट तो नहीं कर सकते ना, यानी कि ये नॉन प्रीएम्प्शन है। तो जब नॉन प्रीएम्प्शन है तो P1 आपका क्या पूरी तरह से कैलकुलेट होगा, पूरी तरह से जाएगा, पूरी तरह से एग्जीक्यूट होगा, 6 टाइम पर पूरी तरह से एग्जीक्यूट होगा, ये आप देख रहे हैं। तो अब P1 हालांकि पहले से ही रेडी क्यू में था क्योंकि इसका अराइवल टाइम 0 था। देखिए यहाँ पे ये चीज़ कंसीडर कर सकते हैं कि इसका अराइवल टाइम यहाँ पर 0 था थोड़ी देर के लिए, तो P1 आपका पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे नॉन प्रीएम्प्शन भी है, तो नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में है, ये हमने देखा। तो जब नॉन प्रीएम्प्शन है तो अब हम यहाँ पे ये देख लिए, ये हम चेक किए पूरी तरह से कि P1 एक बार CPU ने P1 को एग्जीक्यूट किया तो ये पूरा कंप्लीट करेगा, क्योंकि आप कह चुके हो कि प्रीएम्प्ट नहीं होगा। अब हम देखते हैं प्रायोरिटी, क्योंकि अब क्या है कि 6 सेकेंड तक P1 ने CPU को इंगेज कर रखा। अब इन 6 सेकेंड में ये सारे के सारे प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुके होंगे। यहाँ पे यही छोटी सी बात को ध्यान देना है कि यहाँ पर अभी शुरू में तो प्रायोरिटी हम ध्यान नहीं दे रहे, हमने कह दिया है कि 1 हाईएस्ट है और 5 आपकी लोवेस्ट है, यानी कि हाईएस्ट नंबर लोवेस्ट प्रायोरिटी है और लोवेस्ट नंबर हाईएस्ट प्रायोरिटी है। यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो ये जो हाईएस्ट नंबर प्रायोरिटी है यानी कि लोवेस्ट नंबर, यानी कि इसको मैं हाईएस्ट P4 आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी लेके आया है। अब P1 आपका लोवेस्ट है तो उसके पहले वाले इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ेंगे, फिर आपका P2 आएगा, सॉरी P3 आएगा, फिर P3 के बाद फिर आपका P2 आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर P1 जो है पहले से ही रेडी क्यू में है, तो ये फिर यहाँ पे प्रायोरिटी का फिर यहाँ पे मतलब नहीं रह गया ना। और फिर इसको आप प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते हो, कोई भी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला इसको P1 को तो प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता। और फिर यहाँ पर अभी केवल एक ही प्रोसेस आया हुआ है। अराइवल टाइम को हम इस तरह कंसीडर कर सकते हैं कि केवल एक ही प्रोसेस अभी यहाँ पे पहले से है 0, उसका दिया अराइवल टाइम। अब 6 सेकेंड तक P1 ने CPU को एंगेज किया, तो इस 0 और 6 सेकेंड के बीच में कितना प्रोसेस आ गया होगा? चारों प्रोसेस आ गया होगा रेडी क्यू में। देखो रेडी क्यू में सारे प्रोसेस आ गए। अब हमें यहाँ पे प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी। तो अब जब हम यहाँ पे प्रायोरिटी देखेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि P2, P3, P4, अब इसका प्रायोरिटी देखेंगे ना अपन। तो जब इसका प्रायोरिटी देखेंगे तो आपका अब जो होगा तो P4 पहले शेड्यूल होगा। हमारा जो है P4 हमारा पहले शेड्यूल होगा। P4 की प्रायोरिटी क्या है? हाईएस्ट है। तो P4 की जब प्रायोरिटी हाईएस्ट है तो अब P4 हमारा आया कब? 2 इसका बस टाइम है, तो 6 + 2 यानी कि 6 + 2 यानी आपका हो जाएगा 8 हो गया, आपका 8 हो गया। ये लीजिए। अब P4 के बाद हमारा P3 आएगा। P3 का जो बस टाइम कितना है? 1 है। जब P3 के बस टाइम 1 है तो अब हम देखेंगे यहाँ पर P3 में कि आपका बस टाइम 1 इसमें ऐड होगा, यानी 9 होगा, ही पूरी तरह कंप्लीट होगा। और इसके बाद P2 भी अब आपका पूरी तरह कंप्लीट होगा। तो P2 का आपका बस टाइम कितना है? देखिए 2 है। तो अब ये क्या हो जाएगा? 9 + 2 11 हो जाएगा। बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। ये आपका 11 होगा। तो इस तरह की गैंट चार्ट देखिए यहाँ पे बन गया आपका। तो अब आपको कंप्लीशन टाइम देखिए निकालना है। तो कंप्लीशन टाइम में आप ये देखिए कि P1 का जो कंप्लीशन टाइम है वो क्या है? 6 है। कितना है? 6 है। और P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है? 11 है। चलिए 11 हो गया। P3 का कितना है? 9 है, लास्ट वाला 9 है, तो आपका 9 हो गया। और
P4 का कितना है 8 है, P4 का 8 है, ये लीजिए। तो ये आपका कंप्लीशन टाइम देखिए निकला है। अब देखते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो जब टर्न अराउंड टाइम देखते हैं तो उसमें हम ये क्या देखेंगे, CT माइनस AT। तो कंप्लीशन टाइम को अराइवल टाइम से लेस करेंगे। तो कंप्लीशन टाइम कितना है 6 है, इसको अराइवल टाइम से हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो 6 माइनस 0 कितना आएगा 6 ही आएगा। इसके बाद कंप्लीशन टाइम कितना है आपका 11 है। 11 में आपको क्या करना है 1 आपको माइनस करना है। तो 10 आपका इसका टर्न अराउंड टाइम बचा। फिर 9 माइनस 3 करेंगे तो 6, फिर 8 माइनस 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 5। तो ये आपका टर्न अराउंड टाइम टोटल निकल रहा है। अब आपका वेटिंग टाइम देखें। वेटिंग टाइम में देखिए टर्न अराउंड टाइम को हमें बस्ट टाइम में क्या करना है घटाना है। तो टर्न अराउंड टाइम आपने निकाल लिया है, तो 6 माइनस 6 करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर 0। फिर 10 माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा 8। फिर 6 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 7। फिर 5 माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है ना। तो इस तरह 0873 ये आपका वेटिंग टाइम आया, अलग अलग प्रोसेस। अगर हम गैंट चार्ट से समझते देखिए P1 देखिए 0 सेकंड में आया और 6 सेकंड तक CPU उसके पास रहा, यानी कि इसको वेट नहीं करना पड़ा। स्टार्टिंग में कब लगा 0। अब इसे हम कहते हैं कि रिस्पांस टाइम निकालना है थोड़ी देर के लिए। तो आप देखिए कि CPU फर्स्ट टाइम P1 प्रोसेस को CPU फर्स्ट टाइम कब मिला 0 सेकंड। ठीक है, और इसका अराइवल टाइम क्या 0। तो रिस्पांस टाइम क्या हुआ 0। फिर कह रहा है P2। तो P2 जो है फर्स्ट टाइम इसे कब मिला 9 सेकेंड में मिला, और इसका अराइवल टाइम क्या है 1। तो कितना जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब हम बात करें P3 की। तो P3 फर्स्ट टाइम कब आया 8 सेकेंड में आया। देखिए 8 सेकेंड में आया, 8वें सेकेंड में लगा P3 फर्स्ट टाइम CPU उसको 8वें सेकेंड में मिला। अराइवल टाइम क्या है 3 का 3 है, तो 8 में 3 गए 5। ओके, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 5। फिर आपका P4 आपका 6वें सेकेंड में लगा, 6 में आपका 3 गए कितना है 3 आएगा। 3 की रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पे देखिए आपका निकल रहा है। अब एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम तीनों हमें कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमारे पास टोटल प्रोसेस कितने हैं 4 हैं। इसका टोटल कितना हुआ 10 6 16, 16 6 22, 22 5 27, यानी 27 डिवाइड बाई 4 इक्वल कितना आएगा ये 6.75 ये आपका टर्न अराउंड टाइम निकल आया। इसके बाद वेटिंग टाइम देखें। तो वेटिंग टाइम देखें कितना है 8 + 7 + 3 यानी 18 हुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 4
इक्वल, ये हो जाएगा 4.4 5 4.5। ओके, इसी तरह रिस्पांस टाइम देखते हैं। तो रिस्पांस टाइम में थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं। रिस्पांस टाइम यहाँ पे थोड़ा इसको घटा दें अगर, तो इसका आएगा 8, 5, 13, 3, 16, टोटल 16 हुआ, डिवाइड बाई 4 कर दें, इक्वल, तो इसका आंसर है 4। रिस्पांस टाइम और कम आ रहा है। तो देखिए ये नॉन प्रीएम्प्टिव का मैंने बताया, प्रायोरिटी नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम। अगर प्रीएम्पशन मोड में कहे या नॉन प्रीएम्पशन मोड में कहे, थोड़ा सा लॉजिक है इसमें, थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है, पर है बहुत इजी। मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर मोड नहीं देता है तो आप नॉन प्रीएम्पशन मोड में करें या प्रीएम्पशन मोड में, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक चीज वो जरूर गिवन करेगा, और वो क्या होगा, प्रायोरिटी बताएगा। प्रायोरिटी में ये बताएगा कि किसको हमें हाईएस्ट प्रायोरिटी लेनी है, किसको हमें लोवेस्ट प्रायोरिटी लेनी है। इस बात का आपको क्वेश्चन में ध्यान देना होगा, तभी आप ये क्वेश्चन सही कर पाएंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। उसी आधार पे ये सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। मैंने यहाँ पर कंप्लीशन टाइम भी निकलवाया हुआ है आपसे, और मोस्टली मैंने और भी चीज़ें मैंने यहाँ पे कर रखी हैं। मैंने टर्न अराउंड टाइम भी देके आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये आप उस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। सारा कुछ यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, कंप्लीशन टाइम भी है, टर्न अराउंड टाइम भी है, आपका वेटिंग टाइम भी है, आपका रिस्पांस टाइम भी है। देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर हमने सब कुछ दे रखा है टोटल। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम से मैं उसको भी आपको बताऊंगा। ये कुछ इंपॉर्टेंस थे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, जो दोनों मोड में मैंने आपको बता दिया। कल मैं बात करूंगा राउंड रॉबिन एल्गोरिथम की। उस हिसाब से देखते हैं उसकी प्रायोरिटी या नॉन प्रीएम्पशन या प्रीएम्पशन मोड में जैसे भी होगा, कल मैं कैलकुलेट कराऊंगा आपको एक न्यूमेरिकल उसका भी, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बनी रहें। ये बहुत पहले मैंने आपको क्लास में बताया था। अभी ऑनलाइन के अकॉर्डिंग ये है कि थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। इस एग्जाम्पल को देखिएगा ध्यान से, और मैंने इसमें बता दिया है कि किस मोड में है। इसका मोड मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ आपको। इसका मोड है आपका जो है नॉन प्रीएम्पशन। ठीक है, नॉन प्रीएम्प्टेड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में नॉन प्रीएम्पशन मोड है। क्राइटेरिया हम बस टाइम ही लेंगे, तो प्रायोरिटी हमारा मेन क्राइटेरिया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।